नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। हमने एक श्रृंखला शुरू कर रखी है, यानी हाल ही में HSSC के द्वारा जो आपके एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं विभिन्न पोस्टों के, उन पेपरों के अंदर जो आपके हरियाणा और इंडिया जीके के जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में क्या करें, हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। यानी उन क्वेश्चनों के बारे में तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, उनके साथ साथ ऐसे क्वेश्चनों के बारे में भी हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं जिनकी नेक्स्ट एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा क्या है, संभावना है भी। ठीक है भी। तो क्लास आज जो आपकी क्लास रहेगी 8 नंबर क्लास रहेगी। इससे पहले आपकी 7 क्लासें आ चुकी हैं और 7 जो क्लासें, उन क्लासों में वही क्वेश्चन मैंने रिपीट किए हैं, यानी अर्थात वही क्वेश्चन उठा के लेके आया हूँ जो अभी हाल के एग्ज़ाम के अंदर आपके पूछे गए हैं। और जब हम उन पेपरों का अध्ययन करते हैं तो हमें बार बार ऐसा प्रतीत होता है भी HSSC क्या कर रही है, क्वेश्चन रिपीट कर रही है भी। ठीक है भी, या उनसे संबंधित ही क्या है, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं। तो आप सब बच्चों से पोलाइट रिक्वेस्ट है भी आप बड़े ध्यानपूर्वक इन क्लासों का अध्ययन करें। ठीक है भी। चलो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस का जैसे जिक्र किया, भी प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 22 सितंबर है, 2 मार्च है, या फिर 4 फरवरी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको याद होना चाहिए। तो हर साल विश्व कैंसर जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। इम्पोर्टेंट है, याद करना सभी बच्चे। 4 फरवरी को हर साल हम क्या बनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस बनाते हैं। 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस, याद करना नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आपको जरूर मिलेगा। 1 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं, विश्व एड्स दिवस बनाते हैं। ठीक है भी। इसके 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ये चीज़ भी आप याद कर सकते हो। और 24 अक्टूबर का जब हम जिक्र करते हैं तो 24 अक्टूबर को हम यूएनओ डे के रूप में, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में हम मनाते हैं। याद करना नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आपको मिलेगा। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने 5 सितंबर का जिक्र किया था, शिक्षक दिवस मनाते हैं। 24 अक्टूबर का जैसे जिक्र किया था, 24 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ये कैंसर है ना, एक भयंकर बीमारी होती है भी। क्या होती है, एक भयंकर बीमारी होती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान होना चाहिए। खास करके जितने भी बच्चे क्लासों को देख रहे हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए, अगर शरीर में कहीं भी गांठ हो तो उसका समय पर क्या करवाना चाहिए, उपचार करवाना चाहिए। गांठ अगर कहीं भी हो शरीर के ऊपर है, शरीर में, तो उसका क्या करवाना चाहिए, हमें उपचार समय पर उपचार करवाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो क्या हो सकती है, किसी समय आपकी घातक हो सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है नेक्स्ट भी आपका। ठीक है भी। यानी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, भारत में पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने वाला हरियाणा खालिस्तान राज्य था भी। ठीक है भी। यानी पहला था, दूसरा था, तीसरा था, या फिर चौथा का जैसे ऑप्शन दिया हुआ है। तो भारत में पंचायत राज संस्था चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने वाला जो था आपका कौन सा जो था, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए चीज़ के बारे में। तो निर्धारित करने वाला हरियाणा जो राज्य रहेगा, दूसरा भी कौन सा रहेगा, दूसरा। प्रथम कौन सा था, प्रथम आपका आरजे राजस्थान था, जिसने 2014 में ये लागू कर दी थी। यानी पंचायती राज संस्था के जो चुनाव हो रहे थे, उन चुनावों के अंदर शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था, आपका राजस्थान बना था। कब लागू की थी, 2014 के अंदर। और हरियाणा में लागू हुआ था, आपको ध्यान होना चाहिए, 2015 में। ठीक है भी। तो हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था, दूसरा राज्य। और राजस्थान जो बना था, आपको ध्यान होना चाहिए, राजस्थान कौन सा था, तो राजस्थान जो आपका रहेगा प्रथम राज्य रहेगा। ठीक है भी। इसके अलावा जैसे मैंने पंचायती राज का जिक्र किया था पिछली वीडियो के अंदर तो पंचायती राज जो भारत में लागू हुआ था 24 अप्रैल 1992। ठीक है भी, 1992। और हरियाणा में जो लागू हुआ था, उल्टा पढ़ा दिया था मैंने, यानी भारत में 24 अप्रैल 1992 और हरियाणा में जिक्र करोगे तो 22 अप्रैल 1994 के अंदर भजनलाल के समय में हरियाणा में क्या हुआ था, पंचायती राज लागू हुआ था। भारत में हुआ था, मैंने कई बार आपको बताया भी, 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था भारत का, जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है भी। पंचायती राज किस राज्य के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए, किस राज्य में लागू हुआ था, राज्य का हम जिक्र करें तो राज्य को आपको ध्यान होना चाहिए चीज़ के बारे में। राज्य में जो लगा था ना, ये तो राज्य में जो लगा था वो राजस्थान था। ठीक है, राजस्थान नागौर का हमने जिक्र किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध स्मारक लोटस महल किसके शासनकाल में बना था? प्रसिद्ध स्मारक लोटस महल किसके शासनकाल में बना था? विजयनगर साम्राज्य है, वैमनी साम्राज्य, बादामी के चालुक्य या फिर राष्ट्रकूट? एक देखो सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी। लोटस महल पूछा है अभी इसने, लोटस महल पूछा ना कि लोटस टेम्पल पूछा भी, ठीक है भी। लोटस टेम्पल पूछते तो हम लिखते भी कहाँ पर है लोटस टेम्पल, जो आपका रहेगा दिल्ली के अंदर रहेगा, परंतु ये क्या है आपका लोटस महल है। तो लोटस जो महल रहेगा वो विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी का जैसे जिक्र करते हैं ना, हम्पी के अंदर है ये आपका लोटस महल। तो विजयनगर साम्राज्य के समय में क्या बना था? आपका लोटस महल बना था, ठीक है। याद करना है, कंफ्यूज नहीं होना है सभी बच्चों को। मैंने आपको बताया है भी लोटस महल पूछे तो आप क्या लिखोगे इसको? लोटस महल जो रहेगा ये रहेगा आपका विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी के अंदर, ठीक है भी। कहाँ पर रहेंगे? हम्पी के अंदर रहेंगे। और लोटस टेम्पल का अगर हम जिक्र करें भी, लोटस टेम्पल जो है वो दिल्ली के अंदर है भी, ठीक है भी। लोटस टेम्पल कहाँ रहेगा? आपका दिल्ली के अंदर रहेगा। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए भी। लोटस जो महल है ना, इसको कमल महल के नाम से भी जाना जाता है। लोटस महल को किस नाम से? कमल महल के नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य जो वर्तमान आपका के कर्नाटक है ना, कर्नाटक में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य था भी। इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? हम्पी थी भी। क्या थी? हम्पी। हम्पी के जो खंडर पड़ते हैं ना, हम्पी के खंडर जो है इनको 1976 में तो राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है भी। यानी हम्पी के विजयनगर साम्राज्य के जो खंडर है, हम्पी के जो खंडर हैं उनको 1976 में तो क्या है राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया, राष्ट्रीय स्मारक के रूप में। और 1986 में इसको आपको ध्यान होना चाहिए यूनेस्को, ठीक है भी। यूनेस्को ने अधिकृत कर लिया था। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसने 1986 में इसको विश्व धरोहर के रूप में क्या कर दिया था? विश्व विरासत सूची में इसको क्या कर लिया था? शामिल कर लिया था। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी जो राजा था वो कौन था? आपको ध्यान होना चाहिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने भी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। कब की थी? आपको ध्यान होना चाहिए 1336 में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था, या किस राजा के समय में इसकी स्थापना हुई थी? तो उस समय तुगलक वंश का एक राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको भारतीय इतिहास में पढ़ा लिखा मूर्ख सम्राट कहा जाता है। उसी के समय में दक्षिणी भारत के अंदर वैमनी और विजयनगर साम्राज्य की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो 1336 में इसकी स्थापना हुई थी भी। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इस वंश का जो प्रतापी राजा, विजयनगर साम्राज्य में भी कई वंश हुए हैं। कृष्ण देवराय था भी। क्या था? कृष्ण देवराय, यानी कृष्ण देवराय जो था ना, इस वंश का बड़ा प्रतापी राजा था, ठीक है भी। जिसने एक पुस्तक लिखी थी, आपको ध्यान होना चाहिए, राज व्यवस्था से संबंधित है, किससे? प्रशासन से संबंधित है। अमुक्त, क्या है? अमुक्त मलाद, ठीक है भी। ये याद आपको ध्यान रखना है भी। अमुक्त मलाद जो पुस्तक लिखी थी, अमुक्त मलाद जो पुस्तक लिखी थी वो कृष्ण देवराय ने लिखी थी। किस भाषा के अंदर लिखी थी? तो तेलुगु भाषा में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, एचएसएससी ने भी इस क्वेश्चन को पूछने का काम किया, ठीक है भी। तो कृष्ण देवराय बड़ा प्रतापी राजा रहा है। जैसे विजयनगर साम्राज्य का जब हम जिक्र करते हैं, विजयनगर साम्राज्य जो है ना, इसमें कई वंश हुए हैं। जैसे आप संगम का जिक्र करते हो, संगम वंश हुआ है। उसके बाद में सुलु वंश हुआ है। कौन सा? सुलु वंश हुआ है। तुलु वंश हुआ है भी। कौन सा हुआ है? तुलुग। और एक अराविडु वंश हुआ है भी। कौन सा है? अराविडु वंश। तो ये जो कृष्ण देवराय जो था ना, ये तुलु वंश से था भी। किस वंश से था? ये तुलु वंश से था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में भी हम संगम जो वंश है, सुलु वंश है, तुलु वंश और अराविडु वंश के बारे में हमें पढ़ते हैं। खासकर दक्षिणी भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उस समय इनका जिक्र किया जाता है। इसके अलावा विजयनगर का जैसे मैंने जिक्र किया है, यहाँ पर आपको दो मंदिर भी देखने को मिलते हैं। और खास करके एचएसएससी ने एग्जाम के अंदर ये पूछा भी था, विरूपाक्ष मंदिर भी। क्या है? विरूपाक्ष। तो विरूपाक्ष जो मंदिर रहेगा वो कहाँ रहेगा? आपका विजयनगर साम्राज्य में। और विट्ठल मंदिर भी जो रहेगा ना आपका, विट्ठल मंदिर। तो विट्ठल मंदिर और विरूपाक्ष जो मंदिर जो आपके हैं ये कहाँ पर है? विजयनगर साम्राज्य यानी हम्पी कर्नाटका में है। ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। जो लोटस महल का जैसे जिक्र किया है ना, ये राजकीय के अंदर में सबसे सुंदर भवनों के रूप में जानी जाती थी। यानी विजयनगर साम्राज्य में सबसे सुंदर इमारत के रूप में, भवनों के रूप में अगर किसी को जाना जाता था, लोटस महल को भी। किसको? लोटस महल को। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको याद करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा के हिसार
हिसार में किस वर्ष, ठीक है भाई, किस वर्ष राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना को अधिकृत किया गया था, ठीक है। हरियाणा के हिसार जिले में किस वर्ष राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना को अधिकृत किया गया था? 2005, 10, 9 या फिर 10। तो मैंने कई बार आपको बताया है, पिछली वीडियो में भी वैसे जिक्र किया था, तो 2010 में भी, कब किया गया था? 2010 के अंदर। अक्षमता का मैंने जिक्र किया था भी 1200 मेगावाट इसकी क्या है? अक्षमता है। कहाँ पर है? हिसार जिले का जैसे जिक्र करते हैं तो खेतड़ में भी। कहाँ पर है ये? खेतड़ में, ठीक है। राजीव गांधी के नाम पर इसका नाम दिया गया है। और एक चीज़ मैंने आपको और भी बताई थी भी, उत्तर भारत की मेगा परियोजना है भी, उत्तर भारत की क्या है ये मेगा परियोजना है जो आपकी राजीव गांधी थर्मल पावर जो परियोजना है, ठीक है भी। तो 2010 में स्थापित की गई थी। राजीव गांधी के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, भारत के सबसे पहले युवा प्रधानमंत्री जो बने थे ना, युवा पीएम जो बने थे वो कौन थे? राजीव गांधी बने थे। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। और इनकी जो जैसे जिक्र करते हैं ना, इनकी जो हत्या कब की गई थी राजीव गांधी की? राजीव गांधी की हत्या की गई थी 1991 में, ठीक है भी। पेरम्बूर तमिलनाडु का जब हम जिक्र करते हैं तो 1991 में पेरम्बूर तमिलनाडु में क्या कर दी गई थी? इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। मानव बम द्वारा उनको उड़ा दिया गया था। खास करके कई बार मैंने आपको बताया LTT जो है ना, लिबरेशन टाइगर तमिल ईलम है, जो श्रीलंका का एक बड़ा ही आत्मघाती आतंकवादी संगठन था, अब तो खात्मा हो गया उसने। उन्होंने क्या राजीव गांधी की 21 मई 1991 को क्या कर दी थी? हत्या कर दी गई थी पेरम्बूर तमिलनाडु में, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। इनके स्थापना वर्ष के अनुसार इनमें से हरियाणा का प्राचीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ठीक है भाई, यानी स्थापना वर्ष के अनुसार इनमें से हरियाणा का प्राचीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? खोले, रेतान, खापरवास, कलेसर या फिर बेंडावास का जैसे जिक्र किया, ठीक है भाई। तो आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज़ में सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना जो रहेगा आपका कौन सा रहेगा? बेंडावास। कौन सा रहेगा आपका? बेंडावास, क्योंकि बेंडावास 1985-86 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा कलेसर का जैसे जिक्र करते हैं तो 2003 में इसको राष्ट्रीय पार्क का घोषित किया गया था। खापरवास 1987 जैसे आप जिक्र करते हो। और खोले रेतान जो है पंचकुला के अंदर है। कहाँ पर? ये 2007 में, ठीक है। 2226 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है ये खोले रेतान, पंचकुला जिले के अंदर। किस जिले में है? पंचकुला। तो बेंडावास आएगा इसका ऑप्शन। अब एक चीज़ ये भी ध्यान होना चाहिए, खोले रेतान जो आपका पंचकुला में रहेगा, खापरवास आपका झज्जर में रहेगा, बेंडावास भी आपका झज्जर में रहेगा, और कलेसर जो आपका रहेगा यमुनानगर के अंदर। कहाँ रहेगा? आपका यमुनानगर के अंदर रहेगा भी, ठीक है भी। और ये जो बेंडावास है ना, बेंडावास झील को सुंदर झील के नाम से भी क्या है? जाना जाता है। खोले रेतान है ये शिवालिक की पहाड़ियों में। अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं भी, किन पहाड़ियों के अंदर ये स्थित है? तो आपके शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। भारत का सबसे बड़ा नागफनी बगीचा खालिस्तान कहाँ पर स्थित है अभी, ठीक है भाई। यानी भारत का सबसे बड़ा नागफनी बगीचा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। पंचकुला है, दिल्ली है, यमुनानगर या फिर शिवालिक के अंदर। तो कहाँ पर रहेगा ये आपका? पंचकुला के अंदर रहेगा, ठीक है भी। तो भारत का सबसे बड़ा नागफनी बगीचा जो है, नागफनी का मतलब होता है भी केक्टस। क्या होता है? केक्टस। तो केक्टस जो बगीचा भारत हरियाणा में जो है ना, वो कहाँ पर? आपका पंचकुला के अंदर है। और ये भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा है भी, ठीक है भी। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए भी, भारत ही नहीं ये एशिया का सबसे बड़ा नागफनी बगीचा यानी केक्टस है गार्डन है भी। क्या है? केक्टस है गार्डन है। आपको ध्यान होना चाहिए केक्टस जो होता है ना, ये केक्टस होता है या नागफनी जो होती हैं, ये इनको पानी की मात्रा कम चाहिए भी, ठीक है भी। इसीलिए हम जैसे देखते हैं ना, राजस्थान वगैरह जो क्षेत्र है जहाँ पर पानी की मात्रा कम है, उन क्षेत्रों के अंदर भी क्या है? केक्टस हमें देखने को मिलता है। आप बच्चों ने देखा होगा गांव के अंदर थोर का जैसे जिक्र करते हैं, थोर, वो भी एक केक्टस का ही रूप है। थोर जो है ना, वो भी किसका रूप है? केक्टस का। जहाँ भी गिरते उग जाते हैं क्योंकि उसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, और ये जो ज़मीन की नमी है उस नमी को सोखने का क्या करता है? काम करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। यानी हरियाणा के KMP एक्सप्रेस में के खालिस्तान आता है भी, यानी KAMP का जैसे जिक्र किया। KMP जो नाम है इसका के का अर्थ क्या है? कैथल है, करनाल, कुरुक्षेत्र या फिर कुंडली। तो आप सब बच्चे जानते हैं कुंडली यानी सोनीपत का एक औद्योगिक क्षेत्र है। सोनीपत का औद्योगिक क्षेत्र है कुंडली। तो के का मतलब होता है आपका कुंडली होता है। M का अर्थ होगा आपका मानेसर भी। M का अर्थ क्या होगा? मानेसर। P का जो अर्थ आपका होगा वो पलवल भी। क्या होगा आपका? पलवल, ठीक है भी। तो KMP का मतलब जो आप लेके चलोगे ना, KMP का जैसे जिक्र करते हैं,
केएमपी का जो जिक्र रहेगा तो केएमपी का मतलब होता है कुंडली मानेसर पलवल भी, कुंडली मानेसर पलवल इसका अर्थ होता है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब केएमपी जो है ना, केएमपी कुंडली मानेसर पलवल जो है, इसकी लंबाई लगभग 135.6 किलोमीटर है। ठीक है भाई, 135.6 किलोमीटर, यानी एक दिल्ली एक परिधि है भी, पूरी की पूरी क्या है, एक हाईवे की परिधि है। इसको दो भागों में बांटा गया है। ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए चीज़ के बारे में। तो एक तो केएमपी होता है और एक केजीपी होता है भी। क्या होता है, एक केएमपी होता है और एक है केजीपी होता है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो केएमपी में के का मतलब होता है कुंडली, एम का मतलब मानेसर, पी का मतलब पलवल होता है। 135.6 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। और दूसरा जो नाम इसका दिया गया है, दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम जो है वो पश्चिमी परिधि एक्सप्रेस वे। ठीक है भी, पश्चिमी परिधि एक्सप्रेस वे के नाम से इसको जाना जाता है। पश्चिमी परिधि एक्सप्रेस वे के नाम से इसको जाना जाता है केएमपी को। ये चीज़ भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखो, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में भी आपसे केजीपी के बारे में भी पूछा जा सकता है। केजीपी, इसमें जी दिया जा सकता है कि जी का मतलब क्या होता है। तो के का मतलब तो वही कुंडली आ गया आपका, जी का मतलब आपका गाजियाबाद अभी क्या है, गाजियाबाद है, जिसको दिल्ली का बच्चा कहा जाता है, छोटी दिल्ली कहा जाता है। गाजियाबाद को क्या कहा जाता है, दिल्ली का बच्चा या छोटी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो जी मतलब गाजियाबाद और पी का मतलब वही क्या आ जाता है आपका, पलवल। ठीक है भी, तो एक साइड तो कुंडली मानेसर पलवल है और दूसरी साइड कुंडली गाजियाबाद और पलवल है। इसका जो दूसरा नाम है आपको ध्यान होना चाहिए, वो पूर्वी परिधि एक्सप्रेस वे। ठीक है, पूर्वी परिधि एक्सप्रेस वे है और इसकी लंबाई भी लगभग 135 किलोमीटर है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। इसकी लंबाई भी कितनी है, लगभग 135 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे भी हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच जिसका जिक्र करते हैं, नेशनल हाईवे, कौन सा है, तो आपका रहेगा 9 नंबर, लगभग 286 किलोमीटर क्या है, ये लंबा है। मैंने कई बार आपको बताया भी, ये बहादुरगढ़ से लेके, कहाँ से लेके, बहादुरगढ़ से लेके हरियाणा में डबवाली को जोड़ने का काम करता है। अगर हरियाणा में जिक्र करें ना, तो बहादुरगढ़ से लेकर डबवाली तक लगभग 286 किलोमीटर ये लंबा है NH9। परंतु HSSC आज भी इसको क्या मान रही है, 10 मान रही है भी। HSSC को भी क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए इस मामले में। ठीक है भी, बहादुरगढ़ वही बहादुरगढ़ है जिसको हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। हरियाणा में 2019 के अंतिम विधानसभा चुनाव खालिस्तान के लिए हुए थे भी। ठीक है भी, चारों ही ऑप्शन जो आपके दिए हुए हैं वो गलत है भी, HSSC ने जो दिए हैं। 2019 के जो विधानसभा चुनाव का जैसे जिक्र किया है भी, खालिस्तान के लिए हुए थे 9वीं विधानसभा, 10वीं या 11वीं या फिर 12वीं। तो आपको ध्यान होना चाहिए सभी बच्चों को 14वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे 2019 के भी। ठीक है भी, 14वीं विधानसभा के लिए, किस विधानसभा के लिए, 14वीं विधानसभा। और 14वीं विधानसभा के अंदर CM जो बने थे वो मनोहर लाल खट्टर बने थे। और उप मुख्यमंत्री का जिक्र करें तो दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री कौन, दुष्यंत चौटाला। 14वीं जो विधानसभा है इसके जो अध्यक्ष आपको ध्यान होना चाहिए, ज्ञानचंद गुप्ता, ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष 14वीं। ठीक है, विधानसभा के उपाध्यक्ष का जिक्र करें तो रणवीर गंगवा, कौन है, रणवीर गंगवा। कहाँ से विधायक है रणवीर गंगवा, आपके नलवा से। मनोहर लाल खट्टर कहाँ से, करनाल से। दुष्यंत कहाँ से, उचाना से। ये चीज़ आप याद कर सकते हो। ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से आप याद कर सकते हो, रणवीर गंगवा भी आप पढ़ सकते हो। प्रोटेम स्पीकर के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। 14वीं विधानसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था, प्रोटेम स्पीकर है आपके रघुवीर कादियान। कौन है, रघुवीर कादियान। कहाँ से विधायक है, बेरी से। किस पार्टी से संबंध रखते हैं, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। विपक्ष के नेता भी पूछा जा सकता है। 14वीं विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता कौन से हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है भी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ से विधायक, आपकी किलोई से भी। कहाँ से विधायक है, किलोई या गढ़ी सांपला के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है भी, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो 2019 अर्थात 24 अक्टूबर 2019 का जैसे जिक्र करते हैं ना, 2019 से लेके वर्तमान समय तक आपकी कौन सी विधानसभा सीट चल रही है, ये कौन सी विधानसभा जो चल रही है, तो वो आपकी 14वीं विधानसभा। कौन सी, आपकी 14वीं विधानसभा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करते हैं, बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी बना था। कब बना था, 1947, 1964, 1966 या 1971? 1 नवंबर 1966 को। ठीक है भी, जब पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे ना, उस समय हरियाणा और पंजाब की जो संयुक्त राजधानी जो बनी थी वो कौन सी बनी थी, चंडीगढ़ बनी थी। कब, 1966 के अंदर। ठीक है भी, ये चीज़
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो नॉर्मल है परंतु इम्पोर्टेंट भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। हरियाणा में मातुर मद की पियाओ खालिस्तान की एक शैली है भी, ठीक है। मुगल चित्रकारी है, मुरल चित्रकारी है, मूर्तिकला या फिर राजपूत चित्रकारी है। तो ये आपकी क्या है, राजपूत चित्रकारी है, ठीक है। मुगल चित्रकारी का जिक्र करते हैं तो इसके जो प्रमाण हमें कहाँ पर से मिले हैं, रोहतक से भी। कहाँ से मिले हैं, रोहतक से, ठीक है भी। तो हरियाणा में मातुर मद की पियाओ खालिस्तान की एक शैली है, तो ये राजपूत चित्रकारी है भी, क्या है, राजपूत चित्रकारी। और खासकर राजपूत चित्रकारी जो सबसे ज़्यादा जो विकसित थी वो कहाँ पर थी, आपकी राजस्थान में, ठीक है भी, राजस्थान के अंदर। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, मधुबनी पूछा जाता है अभी, याद कर लेना सभी बच्चे। मधुबनी किस राज्य की है, बिहार की भी। मधुबनी किस राज्य की है, जो लोकल है बिहार की है। और बनी ठनी का जैसे जिक्र करते हैं ना, बनी ठनी जो है, तो बनी ठनी जो रहेगी आपको ध्यान होना चाहिए राजस्थान, ठीक है। किशनगढ़ शैली का जैसे जिक्र करते हैं तो ये चीज़ आपको, बनी ठनी राजस्थान की और मधुबनी किस राज्य की है, बिहार राज्य की है। तो ऐसे बड़े महत्वपूर्ण से क्या बनते हैं, आपकी क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं सभी बच्चे, ठीक है भी। क्लास अगर अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को शेयर करने का भी क्या करो, काम किया करो। चलो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना।